नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे और बिहार में आज करेंगे बात कि क्या अमित शाह जो हैं उनकी बिहार में नहीं चली, क्या क्या बुरी तरह से फंस गए हैं क्या बिहार की राजनीति में। क्योंकि जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही आसानी से सरकार बनने जा रही है, वैसा होता हुआ कुछ बिहार में दिख नहीं रहा है। और हाल के दिनों में जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, वो तो और भी चौंकाने वाला है और वो अमित शाह के लिए परेशानी का सबब है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से निशांत कुमार एक्टिव हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह शिरकत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। और जगह जगह जा जा करके वो, चाहे वो ईद हो या फिर हर जिले में, जिस प्रकार से आज भी ये खबर है कि वो बख्तियारपुर गए हुए हैं, इससे पहले भी वो नालंदा गए हुए थे अपने गृह जिले में, जहां पर कि नीतीश कुमार का घर है, वहां भी वो गए हुए थे। तो ये सब घटनाक्रम बिहार में तेजी से बदल रहा है और ये तो बदल ही रहा है। निशांत कुमार तो जा ही रहे हैं, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनका बयान भी कुछ अलग अलग तरह का आ रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सीएम का अनाउंसमेंट बस होने ही जा रहा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से विजय चौधरी हों, संजय झा हों या ललन सिंह हों, सबका बयान जो आ रहा है वो चौंकाने वाला है और वो खास करके जो अमित शाह हैं उनको परेशान कर रहा होगा ये सब बयान। और सबसे बड़ी बात कि जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, उनके द्वारा ये कहना कि बिहार में अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे सीएम तो उसके बाद निशांत कुमार को सीएम होना चाहिए, ये बहुत बड़ा बयान है। और इस बयान के बाद ही लगभग लगभग इस प्रकार से धीरे धीरे बयान आने लगे। अब इस बयान के क्या मायने हैं? क्या सब कुछ एनडीए के अंदर ठीक नहीं चल रहा है या ठीक चल भी रहा है? तो क्या अभी सीएम पद को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है? क्या नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से निशांत कुमार को सीएम बना दिया जाए? क्योंकि अगर अभी निशांत कुमार सीएम के पद पर नहीं विराजमान होते हैं और सीएम नहीं बनते हैं तो फिर आने वाले समय में उनके लिए बहुत राह आसान नहीं होगी सीएम कुर्सी की। तो ऐसे में इसी सब को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार क्यों सीएम बनाना चाह रहे हैं। निशांत कुमार अगर सीएम नहीं बनते हैं तो क्या उनके लिए राह आसान होगी या कठिन होगी, इस सब पर चर्चा करेंगे और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना सीएम बना लेगी, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक तो अभी जो खास करके पटना में ये घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और ये खबरें धीरे धीरे फैलने लगी है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर ही बिहार में भी अब 2.5 साल का एक सीएम का फॉर्मूला आ रहा है। एक तो इसमें कितनी सच्चाई है कि ये 2.5 साल का जो फॉर्मूला आ रहा है, और दूसरी बात कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने में कामयाब रहेगी? देखिए, ये तो नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको भी। देखिए प्रवीण जी, जो आपका सवाल है कि क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहेगी या नहीं, ये तय करता है नीतीश कुमार और उनके जो सहयोगी करीबी अधिकारी हैं, हुंजा पार्टी के नेता हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उनकी इच्छा क्या है। क्योंकि बीजेपी दो कारणों से फंसी हुई है। बीजेपी पहला कारण तो ये है कि वो जानती है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में उनकी राजनीतिक रोटी पक नहीं पाई। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की इच्छा है कि बंगाल के इलेक्शन में जाने से पहले अगर बिहार में बीजेपी का सीएम बन जाता तो वहां से एक मैसेज जाता बंगाल के वोटरों को कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार बन गई। और ये कमजोरी, चूंकि संजय झा कभी बीजेपी में ही रहे थे
ललन सिंह बहुत क्लोज हैं, रणनीति बनाने में माहिर हैं। उन सबको पता है कि उनका पावर बिहार की सत्ता में तभी तक है जब जेडीयू कोटे से कोई मुख्यमंत्री है। और जिस तरह से निशांत ने जब पार्टी में वो शामिल हुए और उसके बाद उनकी जो सक्रियता है, ये बताती है कि वो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। और एक बात जो आपने भी इंट्रोडक्शन में कही, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो अलग से जाके अरुण कुमार जी और ऋतुराज कुमार के ही घर पर जाकर क्यों मिले हैं? क्योंकि जेडीयू में सबसे आगे बढ़ के, सवर्ण नेताओं में सबसे आगे बढ़ के निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले एकमात्र नेता हैं, और वो है अरुण कुमार। यानी उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, और उनका ये विजन है कि नीतीश जी अगर गद्दी छोड़े तो निशांत को सीएम बनाया जाए। और इसके बाद निशांत का उनके घर जाकर मिलना और घंटों तक बात करना, ये बताता है कि निशांत जी की जो टीम है और नीतीश जी की जो पर्सनल टीम है, लवकुश समीकरण वाले, उनको अरुण कुमार का ये बयान बहुत ही पसंद आया। और जो बिहार की राजनीति को जानते हैं, वो जानते हैं कि भले ललन बाबू, अरुण कुमार एक जमाने में एक साथ ही पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन दोनों के पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। जो अरुण जी की राजनीति है वो कमोबेश समाजवादी परंपराओं के साथ चलने वाली राजनीति है, ईमानदारी की राजनीति है, पारदर्शिता की राजनीति है, और जिसके साथ जब अरुण जी रहते हैं तो वफादारी के साथ रहते हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ रहते हैं। तो अरुण जी के घर पे जाके मिलना निशांत जी का, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अरुण जी का ये बयान निशांत जी को अच्छा लगा है। अगर वो अच्छा नहीं लगा होता तो उनके घर जाके नहीं मिलते। तो अब इसीलिए चर्चा चल रही है। मैं कई इसके जो चर्चाएं चल रही सब बताएंगे, सब अपने दर्शकों से साझा करेंगे। जरूरी नहीं कि वो सारी चर्चा सही हो और जरूरी नहीं कि वो सारी चर्चा गलत हो, लेकिन जो चर्चा चल रही है वो खबर है, और हमारे लिए जो खबर है वो हम अपने दर्शकों से भी साझा करेंगे। पहली बात ये चल रही है कि जब ये बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर दाल नहीं गल रही है, तो उन्होंने, उनके तरफ से ये ऑफर है कि बचे हुए जो कार्यकाल है, मान लीजिए 4 साल का, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा 4.5 साल, तो उसको बांट दिया जाए उस रूप में 2.25 साल में, कि उस जो 24 से 29 यानी 25 से 29, 25 से 30 का जो कार्यकाल है, अब वो 26 से 30 का जो कार्यकाल है उसको बराबर बराबर भागों में बांट लिया जाए। अब इसमें देखिए बीजेपी के नेता बहुत ही चिंतित हैं, और जेडीयू वाले ऐसा क्यों चाहते हैं ये भी बता रहा हूं मैं। जेडीयू के खास करके जो नीतीश बाबू के करीबी बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, और जो नीतीश बाबू के करीबी लोग हैं, वो इसलिए ऐसा चाहते हैं कि उनको पता है कि अगर एक बार निशांत सीएम पद पर बैठ गए तो सीएम पद पर उनका दावा पक्का हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। जो गलती तेजस्वी ने की वो गलती ये दोहराना नहीं चाहते। केवल उप मुख्यमंत्री पद पर रह जाने से कुछ नहीं होता। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, उसके साथ जो मंत्रालय मिलता है वो संवैधानिक पद है। उप मुख्यमंत्री केवल सेरेमोनियल पद है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये चाह रहे हैं कि एक बार अगर सीएम का ठप्पा लग गया निशांत पर। संजय जी, ये नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता होगा कि जब एक बार चर्चा ये हुई थी कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उनका एक बयान मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था उप प्रधानमंत्री का कोई पद ही नहीं होता है, उप प्रधानमंत्री बने या ना बने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। तो उसी प्रकार से उप मुख्यमंत्री भी जो है लगभग उसी प्रकार का पद है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस पर मान जाएंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बने निशांत कुमार, या उनके मन में ये चल रहा है कि वो अपने ही बार्गेन पावर से निशांत कुमार को सीएम की कुर्सी पर विराजमान कर दें? देखिए ये तो 30 के बाद पता चलेगा 30 तक क्या होता है। अब इसमें देखिए उप मुख्यमंत्री पद क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। इससे पहले बीजेपी के तरफ से 2 जो है उप मुख्यमंत्री, एक तारकिशोर प्रसाद, दूसरा रेणु देवी। आज वो कहां है? आज वो साधारण विधायक है, पूर्व मंत्री का टैग लगा के घूम रहे हैं। तो इसलिए उप मुख्यमंत्री के बजाय जेडीयू के नेता और बड़े जो आईएएस अधिकारी हैं, जो नीतीश बाबू के साथ लंबे समय से कार्यरत रहे, उनका यह कहना है कि क्यों ना हमारी जब 85 सीटें हैं, संख्या बल है हमारे पास, तो 2.5 साल के लिए सही, 2.25 साल के सही पहले निशांत को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। और एक बार अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो बीजेपी का जो दावा है मुख्यमंत्री पद पे वो वैसे ही खत्म हो जाए।
क्योंकि 2 साल में वो अपने को स्थापित कर लेंगे। देखिए, भारत के 2 नेताओं ने ये गलती की प्रवीण जी। एक राहुल गांधी ने, जब यूपीए 2 का कार्यकाल आया था, तब वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, 202 सीटें लगभग जीत ली थी, और उसके बाद से वो प्रधानमंत्री, मतलब एक प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एक कद अपने आप बढ़ जाता है, स्टेटस बढ़ जाता है, पॉलिटिकल ऑरा आपका बढ़ जाता है, आपको शासन प्रशासन की एक एक चीज पता चल जाती है। इसलिए कभी कभी जो राहुल गांधी उठपुटांग बयान देते हैं, वो नहीं देते अगर वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठ चुके होते। तो ये गलती राहुल गांधी ने की थी उस समय, और उसके बाद से ठीक है, पिछले बार उन्होंने सुधार किया अपने प्रदर्शन में, लेकिन डिक्लाइन ही है। कांग्रेस का जो स्वर्णिम काल था उससे तो डिक्लाइन है। यही गलती तेजस्वी ने की। तेजस्वी अगर शुरू में बार्गेन करके मुख्यमंत्री पद पर दावा करते और वो मुख्यमंत्री एक बार बन गए होते, तो उनकी पार्टी लीड में आ जाती। लेकिन ये गलती उन्होंने की, उप मुख्यमंत्री बने और बिल्कुल हटा दिए गए, ताश के पत्तों की तरह यूज हुए और थ्रो कर दिए गए नीतीश कुमार के द्वारा। अब ये स्थिति निशांत के साथ ना हो जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर निशांत अभी उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी 1 साल के बाद, मैं कल्पना कर रहा हूं, एक हाइपोथेसिस दे रहा हूं कि अगर नीतीश जी 1 साल के बाद उनकी स्थिति अवस्था और खराब हो गई और निशांत जी उप मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी और या बीजेपी के तमाम लोग जो हैं वो इस तरह से अपनी बहुमत किसी तरह साबित करने की स्थिति में हो जाए, तो निशांत को साइडलाइन भी कर सकते हैं और निशांत के जगह किसी अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ताकि अति पिछड़ा जो आधार है जेडीयू का, उसको वो हजम कर सके। तो हम बताएंगे कि अभी बीजेपी में भी सम्राट चौधरी का नाम कंफर्म नहीं हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब नीतीश जी अगर सम्राट चौधरी के लिए पिच करेंगे या उनके लिए बैटिंग करेंगे, तो भी बीजेपी और आरएसएस का एक धड़ा जो इसका विरोध कर रहा है, उसके पीछे कई कारण है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों का यह कहना है जो कि ये हमारे विचारधारा से नहीं आते, और नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। संजय जी, नित्यानंद राय के बारे में तो एक खबर और आई कि नित्यानंद राय के बारे में जो अंदर जो खास करके बीजेपी के अंदर जो एक प्रकार से अंदरूनी सर्वे हुआ, उसमें ये हुआ कि जो नित्यानंद राय को अगर सीएम बना भी दिया जाए, तो उससे जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, वो वोट बैंक नहीं सधेगा। यानी कि वो वोट बैंक अभी भी आरजेडी के साथ ही इंटैक्ट रहेगा। मैं यादव की बात कर रहा हूं, तो यादव वोट बैंक अभी भी आरजेडी के साथ ही इंटैक्ट रहेगा। यानी कि उनके बनने से भी यादव वोट बैंक में कोई टूट फूट नहीं हो रही है। इसलिए एक प्रकार से धीरे धीरे नित्यानंद राय को साइडलाइन किया जा रहा है। नित्यानंद राय का नाम भी शायद सीएम रेस से हटा दिया गया है। तो ये तो खैर उस पर हम लोग आगे चर्चा और भी कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से निशांत कुमार जो जगह जगह जा रहे हैं, उनकी सक्रियता को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उनको कुछ ये सूचना दी गई है या उनको ये कहा गया है कि आप सक्रिय हो जाइए और राजनीति के जो सारे आयाम होते हैं उस आयाम को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए कि कैसे कोई राजनीति में आता है और राजनीति में आने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है? हाँ, इस पे मैं आऊंगा। निश्चित रूप से वो चूंकि अभी सक्रिय हुए हैं और लंबे समय तक वो पृष्ठभूमि में ही रह के हो सकता है कुछ सोचते हो, कुछ बात करते हो, लेकिन चूंकि लेट से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनमें योग्यता है, क्षमता है, और उनमें नीतीश बाबू की वो छवि है जो सबको साथ लेकर चलने की, और वो दिख रहा है। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बहुत सामान्य, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और लिस्नर हैं, अच्छे लिस्नर है, अच्छे श्रोता है, जो किसी भी नेता के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सबकी बातें सुननी है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। वो ठीक, वो वहां तक बहुत अच्छा सक्रिय है। और ये सक्रियता देखकर आप देखिए कि तेजस्वी खेमे में इतनी निराशा है कि राज्यसभा चुनाव में ही वो इफ्तार पार्टी में वो बैठे थे एआईएमआईएम के साथ। इसके अलावा जो आरजेडी की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी की जाती तो वो नहीं की गई तेजस्वी की तरफ से, जबकि लालू जी हम हर साल करते थे। तो वो देखिए, जब निशान 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि आरजेडी की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी नहीं रखी गई, और निशांत आप देखिए ताबड़तोड़ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। ईद के दिन भी वो मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिले और उन्होंने बयान दिया कि वो पिता की तरह हर धर्म का सम्मान करते, सबको साथ लेकर चलते। वो टोपी भी पहन रहे हैं, एक जो गमछा होता है वो भी डाल रहे हैं और सब लोगों से मिल रहे हैं। और मुस्लिम समाज के लोग खुश भी बहुत हैं निशांत से मिलके। जो मुस्लिम समाज के अगुआ हैं उनको लग रहा है कि निशांत जो है एक धड़ा ऐसा मोर्चा संभाल के रख सकते हैं जो बीजेपी को कभी हावी नहीं होने देगा। तो मुस्लिम समाज में अगर ये मैसेज चला गया और जो आरजेडी से जो मुस्लिम वोटर्स अगर टूटे, उसको निशांत अपने साथ जोड़ने में तभी कामयाब होंगे जब निशांत मुख्यमंत्री हो।
तभी मुस्लिम जुड़ेंगे जेडीयू के साथ फिर से। वैसे ना भी जुड़े तो भी जेडीयू सक्षम है, अति पिछड़ा लवकुश और सवर्ण भी वोट देते हैं, और निशांत को देख के सवर्ण भी खुश है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो सवर्ण सीएम दिया नहीं जा रहा है। और इतना सबको पता है कि नीतीश जी के राज में नीतीश जी ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी को अपमानित नहीं किया, हर तबके को साथ लेकर चले। ये अब जो नित्यानंद राय वाला जो मैटर है, आप देखिए कि निशांत की सक्रियता से तेजस्वी खेमे में जो निराशा है वो झलक रही है, वो स्पष्ट झलक रही है, निराश है बिल्कुल वो। उनको लग रहा है कि फिर तो ये वोट बैंक जेडीयू के साथ ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज है, और ये जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि वो वोट बैंक अगर हमको साथ रखना है, हमें मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ना है, तो निशांत को सीएम बनाइए, निशांत को सीएम बनाइए, ताकि निशांत के चेहरे पर हमें वोट मिले। तो अब देखिए ये तो जेडीयू की स्ट्रेटजी है। आपने जो बोला नित्यानंद राय, देखिए नित्यानंद राय की वजह से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के करीब गए। हुआ क्या, 29 जो सीट थी विधानसभा की चिराग पासवान को जो मिली, वो नित्यानंद राय नहीं दिलवाई, ऐसी चर्चा। वो इसलिए दिलवाई गई थी कि इन फ्यूचर वो तो और ज्यादा सीटें दिलवाना चाहते थे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा चिराग जीत ले, स्ट्राइक रेट हो, और चिराग मुख्यमंत्री, बीजेपी के भी धड़े के लोग, आरएसएस के भी धड़े के लोग, और यूनियन होम मिनिस्टर भी, चूंकि वो बहुत करीब है उनके, और बाकी इधर जो चिराग और मांझी हो, गिरिराज सिंह हो, ये उनके लिए पिच सेट करे। लेकिन हुआ क्या कि अंत समय में याद होगा कि मैं लाइन कंप्लीट, अरे प्रवीण जी मैं लाइन कंप्लीट कर लूं, वो उस तो बहुत जुड़ा हुआ अहम मामला है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब वो लिस्ट गई तो आपने सुना होगा कि पटना से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मच गया, क्योंकि जेडीयू की कई ऐसी सीटें थी जिसको दे दिया गया था चिराग पासवान को। और तब नीतीश कुमार ने के पास गए थे सम्राट चौधरी ये लिस्ट लेकर कि देखिए ये खेला हो रहा है, इस खेला के पीछे कौन है। और तब नीतीश कुमार जी ने अपना वीटो पावर लेकर, और संजय झा को भी बुलाया गया, और वो जीतने वाली सीटें जो जेडीयू की थी वो वापस ली गई चिराग से, और तब चिराग और नित्यानंद राय चुप हो गए। तो उसी समय सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का दिल जीता था। नीतीश कुमार को लगा कि सम्राट चौधरी ने वो बातें आके कह दी नीतीश कुमार के पास जो कभी सुशील मोदी कहा करते। संजीव जी, ये तो आप एक प्रकार से ऐसा खुलासा कर रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी को अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाह भी रहे होंगे बनाने के लिए सीएम, तो ये अगर सुन लेंगे तो फिर शायद वो पीछे ना हट जाए। लेकिन इसके बाद इसमें देखिए प्रवीण जी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं एक चीज और बताऊं, सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं, और शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से हैं, जो कुर्मी चेतना रैली गांधी मैदान में हुई थी उस समय, जिससे नीतीश जी, सतीश जी जिसके उप संचालक थे, जिनका निधन हो गया इधर, दुखद निधन, और नीतीश जी उस मंच पर आए थे। तो समता पार्टी के संस्थापक, कुर्मी चेतना रैली में बड़ी भूमिका निभाने वाले शकुनी चौधरी, और शकुनी चौधरी सदानंद जी, जो वो भी अब दिवंगत हो गए, जो कहलगांव से होते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे सदानंद जी, और शकुनी चौधरी भी मुंगेर से थे। तो ये लवकुश जातियों का एक बहुत अच्छा समीकरण था, और इस समीकरण को शकुनी चौधरी ने साधा। अब शकुनी चौधरी के राजनीतिक विरासत को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं, और भागलपुर की धरती पर शकुनी चौधरी ने जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो तो सार्वजनिक मंच पर है। आज अगर सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे तो क्या आरजेडी वाले वो बयान नहीं चलाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शकुनी चौधरी जी का? तो बहुत सारी ऐसी चीजें। अब देखिए, इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कहना है कि ठीक है, मान लीजिए हम 2.5 साल के लिए भी मान गए, लेकिन डर इस बात का है कि यही वादा तो मायावती जी ने किया था, और 2.5 साल बाद मायावती जी ने ठुकरा दिया था बीजेपी को। तो कल को क्या गारंटी है कि तेजस्वी और उनके जो करीबी जो अमला है, चाहे वो राजनीतिक अमला हो चाहे अधिकारी हो, वो तेजस्वी और इन सब के साथ साठगांठ ना कर ले। और संजीव जी, गाहे बगाहे आप देखिए कि राजद का भी एक मौन समर्थन निशांत कुमार के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से सुधाकर सिंह हो या खुद तेजस्वी यादव हो या उनके जो और शक्ति सिंह यादव हो, ये सभी नेता जो हैं ये लगातार बयान दे रहे हैं कि नहीं, दिल्ली से कमान बिहार पर ना हो। खास करके जो उनका कहने का मतलब यह है कि मोदी और अमित शाह का कमान जो बिहार पर है वो ना हो,
क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो फिर बिहार गर्त में चला जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा आरोप मैं नहीं, आरजेडी के नेता लगा रहे हैं, और उनका मौन समर्थन एक प्रकार से निशांत कुमार के पक्ष में हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं हो रहे तो निशांत कुमार को सीएम बनाना चाहिए। नहीं, इसके पीछे तो ये रणनीति है प्रवीण जी, इसके पीछे ये रणनीति है कि वो बीजेपी को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, बीजेपी डायरेक्ट रूल में ना। दूसरी बात है कि जब अभी से ये सुधाकर सिंह ने ईद के दिन ये बयान दिया था बक्सर में कि दिल्ली से कोई सत्ता जो है बिहार पे ना थोपी जाए, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आज लगभग 32-33 साल से समाजवादी परंपरा की सरकार चल रही है, चाहे वो आरजेडी के साथ नेतृत्व में हो या मतलब आरजेडी सपोर्ट करे नीतीश जी को या नीतीश जी बीजेपी के साथ लेकर चले। क्योंकि चेहरा नीतीश जी रहे तो एक समाजवादी परंपरा की सरकार रही है, तो वही परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। इसका मतलब जेडीयू का मुख्यमंत्री हो। वो इसलिए अभी ऐसा बोल रहे हैं कि कल को मान लीजिए बीजेपी का सीएम बन जाएगा तो वो ये कहेंगे कि जेडीयू के साथ विश्वासघात हुआ, आरजेडी वाले कहेंगे कि निशांत के साथ विश्वासघात हुआ, 85 सीट लाकर भी निशांत। तो ऐसा है, आरजेडी वाले ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी के लोग ये क्यों नहीं बोल रहे कि निशांत सीएम बने, हम समर्थन देंगे। अभी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के सामने खास करके अमित शाह जो है वो नहीं चल पा रहे हैं या पस्त हो गए हैं, या जिस प्रकार की भाषा शब्दावलियों का प्रयोग खास करके पटना की मीडिया में हो रहा है, वो होने लगेगा नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार जो है वो सरेंडर नीतीश कुमार ने कर दिया अमित शाह के सामने। देखिए, वो तो नेताओं के हाथ में दोनों तरह के पत्र, भाषण के पत्र रहते, तो अगर जी उनके हिसाब से बात हुई तो उनका उसका अलग संबोधन होगा, उनके हिसाब से नहीं हुआ तो अलग संबोधन होगा। दोनों संबोधन लिखा रहता है, वो बास्केट के जैकेट के दोनों तरफ, दोनों पॉकेट में। वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी का नाम ही मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके पीछे मैंने घटना बता दिया, 2 घटना। एक तो वो लवकुश समीकरण से है, दूसरी बात शकुनी चौधरी के पुत्र, और शकुनी चौधरी और नीतीश जी एक समय बहुत ही करीबी नेता हुआ करते थे। तो एक ही सामाजिक समूह से है और एक ही राजनीतिक मंच से। भले सम्राट चौधरी जो है बीजेपी में हो, लेकिन वो उनकी लॉयल्टी ज्यादातर नीतीश जी के प्रति रहेगी। एक बात। एक चीज और देखिए, बीजेपी और आरएसएस के लोगों का यह कहना है कि यहां तक तो ठीक था अगर जेडीयू से ही आए होते सम्राट चौधरी। भाई, सम्राट चौधरी तो आरजेडी के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी के जो कोर हैं, वो जब लोकसभा चुनाव भी हो रहा था प्रवीण जी, और जब हम लोग ये कहते थे, बात चर्चा करते थे, तो हम क्या कहते थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं हुई, परंपरागत कार्यकर्ता। तो अब बीजेपी के जो द्वितीय पंक्ति के नेता हैं, उनको ये डर लग रहा है कि ये ठीक है, सम्राट चौधरी सीएम बन भी गए, लेकिन वो बन भी गए और वो अगर अपने साबित नहीं हुए, यानी वो संघ परिवार या बीजेपी के विचारधारा से नहीं चले, तब क्या होगा? तब तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी तो, अगर आप किसी को एक बार पावर गेम में ला देते हैं, वो भी सुप्रीम पावर दे देते हैं राज्य का, और फिर आप उसको कंट्रोल ही ना कर सके, तो आपकी तो हालत मुलायम सिंह यादव जैसी हो जाएगी कि बेटे को मुख्यमंत्री बना भी दिया और बेटे ने पावरलेस कर दिया, पावर पार्टी भी छीन ली बेटे ने। तो कल को ऐसा ना हो कि सम्राट चौधरी बीजेपी को 2 फाड़ में बांट दे जरूरत पड़ने पर, जैसा कि येदियुरप्पा ने किया था। तब क्या होगा? बीजेपी इस चिंतन में लगी है। एक बात ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार के दिमाग में ये भी चल रहा है कि एक बार निशांत कुमार को अगर हम किसी न किसी प्रकार से सीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं, तो उसके बाद जो है ना तो चिराग पासवान और ना ही तेजस्वी यादव, ये दोनों जो है एक प्रकार से सीन से ही आउट हो जाएंगे। क्योंकि अगर निशांत कुमार एक बार आ जाते हैं तो फिर आने वाले समय में जिस प्रकार से नीतीश कुमार 15-20 साल रहे, और इससे पहले लालू यादव जिस प्रकार से 15 साल रहे, क्या उसी प्रकार से निशांत कुमार भी आगे बढ़ेंगे? और इसी को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अगर निशांत कुमार आ जाते हैं तो फिर 15-20 साल या फिर सीएम की कुर्सी तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में भूल जाए। नहीं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जेडीयू के जो कैलकुलेटर है, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक है जो जेडीयू में ही शामिल हैं, उसमें हरिवंश जी भी हैं, संजय झा जी भी हैं, ललन सिंह भी। उनका यह मानना है कि अगर निशांत मुख्यमंत्री होते हैं
तो सरकार को कभी भी भंग करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिखकर विधानसभा का विघटन कर सकता है और मिड टर्म इलेक्शन करवा सकता है। और ये पावर होने से मैं बता रहा हूं इसके पीछे कारण क्या है, लोग हैरान हो जाएंगे इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, बंगाल चुनाव में बीजेपी की गड़बड़ स्थिति लग रही है। बंगाल चुनाव अगर बीजेपी लूज करती है, जिसकी ज्यादा संभावना है, उसके बाद अगला चुनाव यूपी का होगा, सबसे बड़ा चुनाव। और यूपी में जिस तरह से बीजेपी में अंदर घमासान मचा हुआ है और यूजीसी को लेकर जिस तरह से सवर्णों की नाराजगी है, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार गिर जाती है किसी न किसी मान लीजिए समीकरण से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज कांग्रेस और अखिलेश का मिला दीजिए तो वो बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। और आज जिस तरह संजय निषाद रहे हैं, आज संजय योगी आदित्यनाथ का ही पर कतरने की कोशिश हो रही है। और इसी के लिए ये सब सारे आप जो देख रहे होंगे कि अचानक से प्रश्न पत्र में कुछ और आ जाता है, पंडित का नाम आ जाता है, कभी घुसखोर पंडित आ जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, यूजीसी आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सब कुछ पर कतरने की कोशिश तो योगी आदित्यनाथ की हो रही है। नहीं, देखिए, उनमें उनका भी योगदान है। मैं वो चीज नहीं कह रहा हूं किसका, मैं ये कह रहा हूं कि परिणाम अगर विपरीत आ गया बीजेपी के 27 में, मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद अगर निशांत मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनके पास विकल्प खुला होगा कि वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं, और अगर उनको लगा कि बीजेपी के साथ ही कंफर्टेबल हैं तो वो बीजेपी के साथ भी रह सकते हैं। और तब बार्गेन दो तरीके से होगा कि निशांत ही अगले 30 तक सीएम रहे, इसकी गारंटी बीजेपी दे, नहीं देगी तो वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे या तोड़फोड़ करके सरकार बना लेंगे। आप समझिए, ये बहुत दूरदृष्टि वाली बात है कि दोनों साइड ओपन रखेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार करेंगे। बंगाल में हारने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। उसके बाद अगर यूपी लूज कर जाती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में संख्या बल के हिसाब से, प्रतिशत के भी हिसाब से बीजेपी पिछड़ गई, और उसके बाद उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं। यूजीसी का सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में हुआ। बटुकों को जिस तरह से खींच खींच कर मारा गया माघ मेले में, उससे ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। जो मजिस्ट्रेट थे, पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं ये नहीं कर, इसका असर ब्राह्मणों के माइंडसेट पे पड़ रहा। ब्राह्मण वहां 13% हैं, 13% है, और वो यादवों से भी ज्यादा है और राजपूतों से भी ज्यादा है। वापस आते हैं बिहार पर, और बिहार में आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि आपको नहीं लग रहा है कि अगर केंद्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत अपने बलबूते होता तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना नीतीश कुमार का नहीं सुन रहे होते, और वो किसी न किसी प्रकार से वहां पर सरकार बनाने की और अपना सीएम अभी तक बनवा दिए रहते या बनाने की कोशिश में रहते। अभी वो बैकफुट पर इसलिए नजर आ रहे हैं कि केंद्र में वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। देखिए, जब एकनाथ शिंदे, देखिए, दो चीजों से बीजेपी की इमेज खराब हुई लोगों के। जब उन्होंने शिवसेना के साथ आपस में लड़ाई की, लेकिन जब शिवसेना को तोड़ के एकनाथ शिंदे को बनाया और फिर जीतने के बाद एकनाथ शिंदे को भी हटा दिया, तो दूसरी सहयोगी पार्टियों के कान खड़े हो गए कि जब तक यूज है तब तक तो यूज है, उसके बाद यूज एंड थ्रो है। तो इस अगर नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही होता है, यानी उनके साथ भी कोई, जब एक तो नीतीश जी जबरदस्ती बर्दाश्त करेंगे नहीं, संख्या बल उनके पक्ष में है, क्योंकि 126 विधायक जुड़ जाते हैं उधर, और अगर सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाएंगे प्रवीण जी, तो 8-10 विधायक को लेकर वो निकल लेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, कम से कम अगर वो मतलब मान लिया जाए वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उस पर तो दल बदल का कानून लग जाएगा फिर, लेकिन वो कम से कम एब्सेंट हो जाएंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, किसी भी समीकरण में अगर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ आ जाती है किसी भी समीकरण में, तो वो 10 विधायक की सदस्यता जाने के बाद भी वो जीत कर आएंगे। क्योंकि बिहार का जो जातीय समीकरण है, मुस्लिम, दलित, पिछड़े सब एक संग आ जाएंगे। तो आप जोड़ लीजिए कि अगर आप वोट शेयर ही जोड़ देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा वोट है आरजेडी के पास, और एआईएमआईएम को भी जोड़ देंगे, सारा मुस्लिम आ जाएगा। और इस बार कांग्रेस के भी जो बगावत किया है जिन्होंने, उन्होंने जेडीयू के कहने पर वोट नहीं डाला है,
राज्यसभा में, वो बीजेपी पर उनका भरोसा नहीं है। और अभी भी तो पक्ष में ही है, अभी भी तो नीतीश कुमार अगर उधर भी जाते हैं तो उधर भी पक्ष में है, माइनस चिराग पासवान और माइनस जीतन राम मांझी, माइनस उपेंद्र कुशवाहा, तब भी उधर पक्ष में बहुमत है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तभी बीजेपी के साथ रह जाएंगे वैसी परिस्थिति में जब वो केंद्र में हाई प्रोफाइल उनको कोई मिनिस्ट्री मिले। अदरवाइज वो बेटा उनका मंत्री है, वाइफ उनकी विधायक रहे, उनकी तो अलग पार्टी है, उनपे तो सदस्य दल बदल कानून लगेगा नहीं, और वो सरकार के साथ मर्ज किए रहेंगे यहाँ पे। और उनको पता है कि जातीय समीकरण, अगर जेडीयू आरजेडी साथ आ जाती है तो जातीय समीकरण उनके पक्ष में, सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में चला जाता है। और ये 15 में सब देख चुके हैं, बीजेपी 52 पर आ गई। और अब प्रधानमंत्री की भी वो लोकप्रियता नहीं रही, लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गैस का संकट है तो आपकी विदेश नीति कहाँ है। बहुत सारे सवाल। देखिए, सत्ता लंबे समय से रह गए, और अब कोई आप देखेंगे, अब अच्छे दिन के नारे लगते हैं क्या मोदी जी के जनसभा में? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, ऐसा कुछ नहीं। वही ट्रेन में अगर वंदे भारत चली उसका भी स्वागत है, अच्छे स्टेशन बने उसका भी स्वागत है, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो सामान्य ट्रेनों से सफर कर रहा है, वो आज भी उसी कष्ट में सफर कर रहा है, उसे रिजर्वेशन समय पर नहीं मिल पा रहा है। बल्कि उसमें तो संजीव जी और भी ज्यादा कर दिया गया। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से फेयर बढ़ा है उस प्रकार से सुविधाएं नहीं है। भले आप देख रहे होंगे कि अलग अलग स्टेशन, चमचमाते हुए स्टेशन आपको दिख जाएंगे, लेकिन अंदर ट्रेन में कोई सुविधा आपको नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप कभी ट्रेन में लगाते हैं, कभी स्टेशन में लगाते हैं, उस प्लांट वे में करते हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े वादे के थे, किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं। जो एक वही कहते थे कि टमाटर सड़ जाता है उसका यूज नहीं होता, फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। आज भी टमाटर सड़ रहे हैं खेतों में, आज भी आलू ज्यादा पैदावार हो गई, आज भी करोड़ों ऐसे किसान है जिसका 4 रुपए 3 रुपए किलो आलू खरीद बेचा जा रहा है, और उससे उनका मुनाफा छोड़िए, माइनस में जाके बेचारे बेच रहे हैं। तो वो किसानों का भी तो मोह भंग हुआ। 6,000 से कितने चल जाएगा काम, कितना चल जाएगा काम? तो किसी भी सत्ता के साथ ये होता है कि अगर आप लंबे समय तक रहते तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, और 303 से 240 आए, एंटी इनकम्बेंसी के बिना आ गए। और राहुल गांधी अब ज्यादा मैच्योरिटी से अटैक कर रहे हैं प्रवीण जी, ये भी देखिए। ठीक है संजीव जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हुए इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट करते रहिए कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए QYB के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।